ये सर उमर वाली क्लास से आ गए हैं लोग, हाथ खड़ा कर दें। ओके जी भाई, पेज नंबर 345। अगर एक बंदा मुकम्मल रिटर्न जमा करवा दे तो समझ लिया जाएगा कि उसको एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया है। रिटर्न तब मुकम्मल होगी जब 114 के 2 की शराइत पूरी करें। कमिश्नर उसको ऑडिट फिर भी कर सकता है। ऑटोमेटेड तरीके से रिटर्न 4 गलतियां निकालती हैं, लेकिन गलतियां निकालने से पहले शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और उसका रिस्पांस आपका सुना जाएगा। अगर आपने कोई रिस्पांस ना दिया तो फिर ऐसी सूरत में समझा जाएगा कि वो जो एडजस्टमेंट्स हमने की थी वही कर दी गई हैं। और अगर कोई एडजस्टमेंट सिस्टम ना करे 6 महीने में तो आपकी रिटर्न की फिगर्स अनएडजस्टेड होंगी, लेकिन स्टिल उनको एडजस्टेड समझ लिया जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम का मसला है। इसको कहते हैं सिस्टम बैठ गया। बहरहाल अगर आप रिटर्न जमा कराएं और वो मुकम्मल ना हो तो आपको नोटिस दिया जाएगा। जिस साल आपने रिटर्न जमा कराई है उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 180 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो नोटिस दे सकता है कमिश्नर। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो बहुत अच्छा, वैलिड हो जाएगी रिटर्न। अगर आपने ना रिस्पॉन्ड किया तो रिटर्न आपकी इनवैलिड हो जाएगी। रिस्पॉन्स का नहीं बताया कितने दिनों में करेंगे, बाकी फर्दर डिटेल के लिए मेरे पास क्लास के बाद आना। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर आपको रिटर्न कहा गया जमा करवाएं अपनी सालाना और आपने 30 दिनों में जमा ना करवाई तो फिर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी। और अगर आपने अपने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं करवाई तो भी आपकी बेस्ट जजमेंट की जाएगी। अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर चुके हैं और आपको कहा गया रिटर्न जमा कराओ फिर भी जमा नहीं कराई तो आपकी बेस्ट जजमेंट की जाएगी। मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, इनके पेपर हैं। आगे चलें जी, आप लोग आए सेक्शन 100 हाथ दो, मैं समझा मेरे पेपर हैं। सेक्शन 122 में है, सेक्शन 122 में रिवाइज कराया करें साथ वाले को। मैं क्यों रिवाइज कराऊँ आपको, इस तरह बताया करें साथ वाले को। सेक्शन 122 थपकी दें उसको, थपकी दें कंधे पे। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, वार्म एंड डीप, वार्म एंड डीप अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। बोलें द कॉमी में अमेंड, द कॉमी। अच्छा, 2 किस्म के असेसमेंट ऑर्डर्स को अमेंड किया जा सकता है, एक जो एज्यूम्ड एज इशूड है और एक जो बेस्ट जजमेंट, बाय मेकिंग सच ऑल्टरेशन और एडिशंस एज इट मे कंसीडर्स नेसेसरी। बोलें एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued। बल्कि यहां लफ्ज लिखा हुआ है इन विच कमिश्नर इज assumed to have issued the original assessment order। in which commissioner is assumed to have issued the original assessment order। जी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी तो अमेंड हो सकती है, 120 वाली भी हो सकती है, एज्यूम्ड वाली भी, बेस्ट जजमेंट भी हो सकती है। मतलब ये कि नॉन रेजिडेंटशिप ओनर ने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई तो आपने 50 सीट्स की बेस पे उसकी बेस्ट जजमेंट कर दी, फिर बाद में अंदाजा आया किसी ने बताया यार वो तो 70 सीटें थी उसमें, तो आप उसको फिर अमेंड नहीं करा के कर दें, अमेंड कर दें। तो बेस्ट जजमेंट को अगर बेस्ट जजमेंट को अगर दोबारा चेंज करना है तो अमेंड कर दें। अच्छा, लेकिन अगर आपको खुद ख्याल आ गया अंदर से टीपी का अंदर जागा, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तो टीपी का अंदर जागा, टीपी का अंदर जागा यानी इसने रिटर्न जमा कराई। अब भाई आगे आके बैठा करो ना जहां बैठते हो जाना। इसने रिटर्न जमा कराई और इसको खुद ही ख्याल आया कि मैं रिटर्न क्या कर दूं, रिवाइज कर दूं, तो कोई नहीं। आपकी रिटर्न का स्टेटस क्या था, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। जो अब आपने रिवाइज करके रिटर्न जमा करवाई है उसका स्टेटस क्या है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर।
अच्छा जी, अगर आपने ये 3 काम किए हैं या आपने ऐसा काम किया जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, तो इन दोनों सूरतों में द कौमी मे अमेंड, द कौमी मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर अमेंड करके रख लेना या इशू भी करना है? इशू भी करना है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन ये है कि आपको पता चला किसी ने कोई चीज़ सेल कर दी है, परचेज कर दी है, अखबार से पता चला, कहीं से भी पता चला, ऑडिट के अलावा। देखें, ये सारी बातें ऑडिट में पता चलनी ज़रूरी नहीं है, ये तीनों बातें ऑडिट में भी पता चल सकती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पक्की खबर, किसी ने कोई पक्की खबर आपके बारे में बता दी, वहां से भी पता चल सकती हैं जो बातें। ओके, an assessment can only be amended, an assessment can only be amended if an opportunity of being heard is given to taxpayer. Then show cause notice. An assessment can only be amended if an opportunity is being given to taxpayer. taxpayer. अगली लाइन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? देख के पढ़े, शर्म नहीं आती? घर में क्या याद करते रहे हैं? अजीब लोग हैं। बताएं आगे क्या लिखा हुआ था? विद इन 180 डेज लिखा होता, हद होती है। क्या लिखा होता फिक्रा? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर shall be issued within 180 days of issuance of show cause notice. देखिए, ये 5 साल वाली टाइम लिमिट और ये वाली टाइम लिमिट में फर्क है। ये कहते हैं अमेंडमेंट हो सकती है यहां तक, और ये कहता है अगर शो कॉज नोटिस इश्यू कर दिए तो 180 दिनों के अंदर अंदर अमेंडमेंट कर देना, उसको ज्यादा लटकाए ना रखना। ठीक है, असल में ये पॉइंट कह रहा था कि आप बाइट कर सकते हैं अब तक, और ये पॉइंट कह रहे जब बार्किंग शुरू कर दी है ना, अब बाइट में डिले ना करो। अब बाइट कितने दिनों के अंदर कर लो, तो लिमिट्स दोनों असेसमेंट ऑर्डर के अमेंड करने की हैं, लेकिन वो वैसे बता रहे हैं कि शो कॉज नोटिस के बाद कितने दिनों में अमेंडमेंट हो जानी चाहिए। हो अमेंडमेंट ही रही है दोनों केसेस में, लेकिन उसमें वो बता रहे हैं कि बेसिकली असल में बात ये है, बात असल में ये है कि ये सारी कहानी ना, ऑडिट, शो कॉज नोटिस और अमेंडमेंट, ये सारी कहानी लपेट दो 5 सालों के अंदर अंदर। बात ये है कि ये सारी कहानी 5 सालों के अंदर अंदर लपेट दो, और फिर कह रहे हैं जिस वक्त अब काम शुरू हो चुके हैं ना, अब आपने पकड़ लिया उसको, तो 180 दिनों के अंदर फिर अमेंड करके उसको फारग करो। यानी कि वो यही, अगर 180 दिनों में ना हो सके तो कमिश्नर की इजाजत से 90 दिन और ले लो, तो यही लो, 180 दिनों के बाद 90 दिन। द एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सीड 90 डेज। और स्टे ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, कई दफा आप कोर्ट से इजाजत ले लेते हैं, जरा मेरे केस को रुकवा दो, मैं बिजी हूं आजकल। स्टे ऑर्डर कोर्ट से मिलता है, और एडीआरसी की प्रोसीडिंग हो गई, एग्रीड असेसमेंट आज पढ़ेंगे, और एडजॉर्नमेंट बाय टैक्स पेयर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। जी माय डियर, अच्छा जी, अब जी हमारा आज का मेन सेक्शन है पॉइंट 4। एग्जाम्पल नंबर 1 जी। असल में कमिश्नर का स्टाफ ही जो है वो गया होता है काम करने के लिए। माय डियर, इधर देखें, ये हमारा है टैक्स ईयर 2020, इसकी रिटर्न हमने जमा करवाई है, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इसकी रिटर्न हमने जमा करवाई है 30/9/2020 को। द रिटर्न फाइल, जो हमने रिटर्न फाइल की है, इसका स्टेटस बन गया है एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। उसका ऑडिट शुरू हो गया और पहली अमेंडमेंट हो गई है मार्च 2026 को। अच्छा, पहले तो देखते हैं पहली अमेंडमेंट हो कितने अरसे में सकती है। देखते हैं पहली अमेंडमेंट हो कितने अरसे में सकती है। 5 साल में 22, 23, 24, 25 और 26। तो 22, 23, 24, 25 और 26। He was selected for audit and first amendment took place on March 26। फर्स्ट अमेंडमेंट मार्च 26 में हुई है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो विद इन टाइम हो गई है। इस दिन क्या हुई है? फर्स्ट अमेंडमेंट। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued। तो अल्लाह का शुक्र है टाइम पे हो गई है। फिर मुझे क्या बता रहे हो, आगे चलो। आइडेंटिफाई द लास्ट डेट बाय विच सेकंड अमेंडमेंट कैन बी मेड। ये आज हमने पढ़ना है। एक दफ़ा अमेंडमेंट हो गई है, अब दूसरी दफ़ा हमने दोबारा करनी है, तो वो डेट बताएं जब तक सेकंड अमेंडमेंट हो सकती है। चलें जी भाई, सेकंड अमेंडमेंट हो सकती है इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which। ये हाइब्रिड में कहाँ देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मैं तो सेकंड समझ नहीं आ रही मैं भाई। आई रिपीट, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड within 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place, whichever is later। An assessment order can be amended। नहीं, if an assessment order has been amended, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which assumed assessment order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place। If an assessment order has been amended, यही है ना मार्च 26, has been amended, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place। The second amendment can be made within later of। ये 2 लाइनें देखनी है आप लोगों ने।
या इसके या इसके एंड से, विच एवर इज 5 year from the end of financial year in which commission has issued assumed assessment order, ये बनी 30/26, और 1 year from the end of financial year in which first amendment has been made, ये बनी 30/27, विच एवर इज लेटर। इसलिए कमिश्नर 30/27 तक अमेंडमेंट कर सकता है। पहला एरो यहां खत्म हो रहा है, दूसरा एरो यहां खत्म हो रहा है, दोनों में से जो लेटर है। लेकिन ये आपको ना ज्यादा अच्छा समझ आएगा जब कहीं यहां हो फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर आपको पता है 1 year यहां खत्म हो जाना है, वन लेटर ऑफ में 1 year यहां खत्म हो जाना है और लेटर ऑफ फिर इधर आना है। तो अगली मिसाल ज्यादा अच्छी है, उससे जरा बात आपको हमेशा के लिए इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी। मिस्टर उमर फाइल रिटर्न ऑफ 2016 ऑन 30/9/2016। जी माय डियर बताएं, 16 की रिटर्न उसने कब जमा करवाई है? 30/9/16 को। ये रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। जी माय डियर, फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है? 18, 19, 20, 21, 22। 18, 19, 20, 21, 22। He was selected for audit and first amendment took place in मई 19। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हो गई? मई 19 में फर्स्ट अमेंडमेंट। अच्छा जी, विद इन टाइम हो गई है। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, it can further be amended as many times as may be necessary within the later of 5 years from the end of that financial year in which assumed order is issued, or 1 year from the end of that financial year in which amendment took place। अब मुझे बताएं कि ये 5 साल इधर ख़त्म हो रहे हैं और ये 1 साल इधर ख़त्म हो रहा है। लेटर ऑफ 30 जून 22, बोलें लेटर ऑफ 30 जून और 30 जून 20, क्या लेटर है? तो 30 जून 22 इज द डेट बाय विच सेकेंड अमेंडमेंट कैन बी मेड। कितने लोग कह रहे हैं इस मिसाल से अब जरा ज्यादा वाज़ेह हुआ, इस मिसाल से ज्यादा वाज़ेह हुआ। असल में वो एंड पे जाके पंगा लिया था ना, तो फिर वो 1 साल बाहर निकल गई थी गेम, तो अभी पंगा ही आपने जो है काफी जल्दी ले लिया, तो अब 1 साल बाहर निकली नहीं गेम। असल में जो फर्स्ट अमेंडमेंट की लिमिट है वही सेकंड की भी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट काफी जल्दी हो गई है। चलें जी, 2 मिनट लें और मुझे इसका जवाब दे दें। जल्दी करें, तीसरे का। जी, मिस्टर स्टम्प आउट फाइल्ड रिटर्न फॉर 2010 ऑन 30/9/10। कमिश्नर हैज मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑन 31 जनवरी 2012। अच्छा जी, लेटर ऑफ क्या एंड क्या? हमारा साल कौन सा है? 30/9/10। इसका एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर कब इशू होगा? 30/9/10।
11, 30 9 11 के आगे जरा 5 साल गिने। ओ यार 30 9 10 के साल के अंदर जो है वो इसकी रिटर्न जमा होगी। तो इसका फर्स्ट एज्यूम्ड असेसमेंट कब तक होगी? बोले एज्यूम्ड असेसमेंट का आखिरी दिन कौन सा होगा उस साल का? रिटर्न कब जमा करवाई? 30 जून 10 के साल की। कब? 30 9 2010 वो साल है जिसमें एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ है। इसका आखिरी दिन बताएं। 30 जून 11। इसके बाद कितने साल गिने? 5 साल। बोलें 30 जून 16। और मुझे बताएं फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 31 जनवरी 12। लेकिन 31 जनवरी 12 की बजाय मेरे कहने पे ना स्टार्टिंग पॉइंट लिख लें। मैं असल में ना दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहा हूं। ये वाला पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट लिखवा रहा हूं। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अगर 31 जनवरी 12 है तो 31 जनवरी 12 से गिनना शुरू करना है या 30 जून 12 से? What is the financial year in which the first amendment took place? इससे आगे 5 ईयर गिनने हैं 1 ईयर? 30 जून 2013। आप बता दें 30 जून 16 और 30 जून 13 में से लेटर कौन सा है? कितने लोगों ने यही दो डेट सोची थी, 30 जून 16 और 30 जून 13? डायग्राम बना दूं या ये समझ आ गया? इस तरह सोच लिया करें ना जल्दी से जरा। ये साल कौन सा है हमारा? इसका एज्यूम्ड ऑर्डर इशू होगा 30 जून 11 में। 30 जून 11 के साल में इशू होगा ना, तो 30 जून 11 स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से 5 साल गिने, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 31 जनवरी 12। तो ये कौन सा साल है? 30 जून 12। तो इसके आगे 1 ईयर गिन लें। चलें एग्जांपल 4 बताएंगे। मिस्टर टिम्बकटू हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ 2012 ऑन 20 जुलाई 12। अच्छा 20 जुलाई 12 छोड़ें, मुझे बताएं 12 की रिटर्न कब जमा होती है? 13 में। 13 में। तो 13 की आखिरी तारीख। इससे आगे कितने साल गिने? 5 साल। 30 जून 18, 14 15 16 17 18। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई? 28 फरवरी 18 का आखिरी दिन। देखें जिस दिन फर्स्ट अमेंडमेंट हुई उसके आखिरी दिन से गिनना शुरू करना है ना। इससे आगे 1 साल गिने। व्हाट इज लेटर डेट? किसी का ना हुआ हो तो वो बताए, फिर मैं और एक दो एग्जांपल करा देता हूं। हो गया था सबका? ठीक है, अब ऐसा करेंगे पास्ट पेपर्स की एग्जांपल्स करेंगे फिर। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, समझ आ गया ना आपको? इधर इफ से शुरू हो रहा है, इधर ये नहीं शुरू हो रहा कि एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड। इधर कहां से शुरू हो रहा है? इफ एन असेसमेंट ऑर्डर। एन से नहीं, इफ को अंडरलाइन करें। इफ याद करना है असल में घर जाके, सर जी याद हो गया। ठीक है, इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड। आगे कोई फिक्रा पूरा करा सकते हैं तो हाथ खड़ा कर दे। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड, जी बताएं। इट कैन बी फर्दर अमेंडेड। एक्सेलेंट। विद इन द लेटर ऑफ 5 years from the end of the financial year in which assumed assessment order is issued, or 1 year from the end of the financial year
इन विच अमेंडमेंट टुक प्लेस। भाई ये फिक्रा याद कर लें अगर हो सकता है, मैंने तो करवा दिया 6-7 दफा बोल दिया। इफ एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन अमेंडेड अंडर सबसेक्शन 1, 3 और 5A, अंडर सबसेक्शन 1 तो वही है ना, बस 1 जो लिखा हुआ था। अच्छा 3 में ये था कि आपको खुद ख्याल आया, लेकिन बाद में हुकूमत दोबारा ऑडिट भी तो शुरू कर सकती है ना। 5A तो वही है ना, 3-4 हरकतें की। सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसा काम किया जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान हो गया, बल्कि इसमें कौन सी सॉरी की बात थी। मैं वापस भाई सॉरी, वापस करें मैं कैच करूंगा, फेंक रहे हैं मेरी तरफ चीजें, आपने खुद बोला है। अच्छा अच्छा ठीक है, और कुछ। कमिश्नर में फर्दर अमेंड एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी। काट कब तक सकता है? जब तक जिंदा है। कुत्ता काटेगा तो उसने कौन सा कि पिछली दफा काट लिया तो इस दफा काटो। आ कटा हुआ बंदा कैन ऑलवेज बी कटेड एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी। द ओरिजिनल असेसमेंट विद इन द लेटर ऑफ, मुझे पता है द ओरिजिनल असेसमेंट द लेटर ऑफ, ओरिजिनल असेसमेंट होगी विद इन द लेटर ऑफ। Commissioner may amend original assessment. Commissioner may amend or further amend the original assessment within the 5 years from the end of the financial year in which commissioner, इसको ब्रैकेट में ले लें, in which commissioner is assumed as having issued the original, or 1 year from the end of the financial year in which amendment took place। भाई मोबाइल छोड़ दे यार, तेरी मेहरबानी, क्या करना है मोबाइल के साथ इतना खेल। भाई मोबाइल नहीं इनका। अच्छा भाई पेज 350 पे आ जाए। कमिश्नर के सबॉर्डिनेट का नाम क्या है? चीफ कमिश्नर। वो भाई उसका बाप है वो। कमिश्नर के सबॉर्डिनेट का नाम है ऑफिसर्स। ऑफिसर में आता है एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट। मैं कोई काम कहूं टीए को करने को, जो मैंने करना था, और बाद में मुझे उसका काम चेक करना चाहिए या एज इट इज आप लोगों को दे देना चाहिए? चेक करना चाहिए। तो सेक्शन 122, 21 और 22 ये कहता है, सेक्शन 122 ये कहता है, सेक्शन 121 और 122 नॉर्मली these assessment orders are issued by ऑफिसर्स में सबसे बड़ा ऑफिसर किसका नाम पढ़ के आए हैं? नहीं, ऑफिसर, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को ऑफिसर नहीं कहना, ऑफिसर नीचे वाले 3 को कहना है, एडिशनल कमिश्नर। अंदर की बात आज आपको बताऊं, नॉर्मली दीज असेसमेंट ऑर्डर्स आर इशूड बाय एडिशनल कमिश्नर। नॉर्मली कमिश्नर नहीं ये इशू करता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जब एडिशनल कमिश्नर ने ये ऑर्डर इशू कर दिया और कॉमी को पता चला कि इसने बेस्ट जजमेंट करते हुए नॉन रेजिडेंट शिप ओनर की जहाज में समझा था 80 कुर्सियां लगी हुई हैं, मैक्सिमम 50 की सीटिंग कैपेसिटी है उधर, इतनी 80 कहां से निकालनी, तो फिर कॉमी अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। तो ये पहले बात लिखें इस सेक्शन से पहले कहीं छोटा सा करके यहां पे, ताकि आपको पता चले कि सेक्शन 121 और 22 में कौन अमेंडमेंट या बेस्ट जजमेंट करता है? एडिशनल कमिश्नर। नॉर्मली दी असेसमेंट ऑर्डर्स आर इशूड बाय एडिशनल कमिश्नर। नहीं मैं
No, normally these assessment orders are issued by additional commissioner. वेख लो 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 सॉरी watch it watch it watch it watch it watch it watch it the commie can suo moto suo patlo suo moto होता है खुद ब खुद यानी कॉमी खुद ब खुद कभी आप लोगों ने नहीं कभी जिंदगी में नहीं सुना कभी अखबार में आगे जो खबर आई हुई है कि कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया यानी कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया सुओ मोटो किसी ने सुना कभी जिंदगी में हाथ खड़ा करें एक दो लोगों ने सुना ठीक है पता नहीं कहाँ रहते हैं आप कभी फर्श पर कभी अर्श पर कभी द कमिश्नर कैन सुओ मोटो कमिश्नर खुद ब खुद कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस कौन सा केस इन विच सेक्शन 121 और 122 इन विच एन असेसमेंट ऑर्डर पुत्र नहीं लिखोगे तो घर में वो होगी जो मैं भी नहीं बता सकता द कमिश्नर कैन सुओ मोटो कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस इन विच असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड बाय ऑफिसर ऑफिसर कितने हैं जरा पहले सफे पे पढ़ के हैं ऑफिसर कितने हैं 3 के ऊपर अफसर लिखा हुआ है बाकी तो अफसर के भी बाप है इन विच तो ये ऑफिसर कौन है छोटा किसका छोटा कमिश्नर के छोटे जो हैं कौन कौन है एडिशनल डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर किसका रिकॉर्ड मंगवा रहा है टैक्स पेयर छोटे ने जो उसकी असेसमेंट ऑर्डर की है वो मंगवा के चेक कर रहा है कि सही असेसमेंट ऑर्डर किया है या नहीं ऑब्वियसली यार इधर देखिए माय डियर इधर क्या लिखा हुआ है कमिश्नर कैन कॉल क्या कॉल रिकॉर्ड और इधर क्या लिखा हुआ है कमिश्नर मे मेक इन द ऑर्डर पास बाय हिज छोटा माय डियर माय बबलू माय भालू उसने कौन सा वाला ऑर्डर पास किया है सेक्शन 121 और 100 द कमिश्नर मे मेक रिवीजन इन द असेसमेंट ऑर्डर पास बाय हिज सबऑर्डिनेट कौन सा ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर किस सेक्शन वाला बेस्ट जजमेंट वाला या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर वाला हाँ कमिश्नर का ऑर्डर टैक्स पेयर को भाई को इधर कराओ भाई इधर आओ चौथी रो में आप हाँ इधर आओ चौथी रो में ऊपर नीचे होके देख रहे हो इधर आओ आराम से बैठो कि वही बंदा अच्छा है आपको बैठने देगा ऑर्डर ऑफ रिवीजन कैन नॉट बी नुकसान दे टू टैक्स पेयर ये ऑर्डर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं देगा ओके गाइस ये ऑर्डर टैक्स पेयर को नुकसान नहीं देगा यानी टैक्स पेयर को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये ऑर्डर दे सकते हैं और अगर टैक्स पेयर को नुकसान देना होता है तो फिर इस सेक्शन में ये लिखा होता है कि टैक्स पेयर को पहले नोटिस भेजेंगे और फिर उससे बताएंगे कि हम आपको नुकसान देने लगे हैं फिर कोई अगली कहानी होती इस तरह लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है सेक्शन 122A का ये ऑर्डर टैक्स पेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बन सकता अच्छा अब सवाल यह है कि नीचे करना ओके सवाल यह है कि कमिश्नर कब रिवीजन करेगा आज के सेक्शन की हेडिंग क्या है रिवीजन कमिश्नर कब रिवीजन करेगा आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे पेज 353 पे कि एडमिन अथॉरिटीज हैं एफबीआर 2 सफ़े आगे करें बेटा आगे करो बेटा एफबीआर चीफ कॉमी
तो कॉमी के छोटे, छोटा नंबर 1, छोटा नंबर 2, छोटा नंबर 3। अच्छा, और ये कौन है? टैक्स पेयर को अगर इनके फैसलों पे एतराज है तो हम इंशाल्लाह परसों से शुरू करेंगे कि आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम, इनका नाम है एपलेट अथॉरिटीज। तो अगर कभी टैक्स पेयर की और इनकी धींगा मुश्ती हो जाए, कौन सी वाली? धींगा मुश्ती हो जाए, तो ये धींगा मुश्ती को कवर करने के लिए इनके पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अब सवाल ये है आज का कि एडिशनल कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट कर दी है टैक्स पेयर की। समझ रहे हैं इस चैप्टर को? एडिशनल कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट कर दी है टैक्स पेयर की या अमेंडेड असेसमेंट, और कमिश्नर के दिल में रहम का मादा जागा और इसने कहा मैं टैक्स पेयर को रिलैक्स करता हूं, ये तो बहुत ज्यादा इससे टैक्स मांग रहा है। अब सवाल यह है कि कमिश्नर ऐसा कब करेगा? कहते हैं दो चीजें सुन लो फिर मेरी आगे बात चलो। कहते हैं कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता अगर टैक्स पेयर अपील में चला गया है, फिर तो जज ही डिसाइड करेगा ना, या अपील में जाने का टाइम अभी बाकी है। वो टाइम हम 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे, वो टाइम 30 दिन है कि अगर आपको इनके फैसलों पे एतराज है तो 30 दिन में इनके पास जा सकते हैं। अब मैं फाइनल फिक्रा बोलने लगा हूं, प्लीज आंखें ऐसे खोल के आपने सुनना है। कौमी अपने छोटे के असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता अगर टैक्स पेयर अपील में जा चुका है या जाने का टाइम बाकी है। द कॉमी कैनॉट रिवाइज द असेसमेंट ऑर्डर। कौन कौन सा वाला? 121 और 100। द कॉमी कैनॉट रिवाइज, द कॉमी द असेसमेंट ऑर्डर किसका? टैक्स पेयर का ऑर्डर। माशाअल्लाह, सबऑर्डिनेट ने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, असेसमेंट ऑर्डर टैक्स पेयर नहीं भेजता। एसओ से क्या मुराद है? सबऑर्डिनेट। द कमिश्नर कैन नॉट रिवाइज द असेसमेंट ऑर्डर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट इफ अपील इज, असेसमेंट के खिलाफ अपील होगी है और टाइम फॉर मेकिंग अपील इज येट देयर। डन। आप आए पेज नंबर 362 पे। कमिश्नर अपने सबऑर्डिनेट के रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है, इसमें रिवीजन कर ये कौन सी लैंग्वेज है? अम्मी की लैंग्वेज। इस ऑर्डर से कौमी का लफ्ज घर में पहले पढ़ना, टैक्स पेयर का बाद में। माय डियर, इस ऑर्डर से कौमी टैक्स पेयर को नुकसान। आखिरी बात हमने क्या पढ़ी है? आखिरी बात, कौमी इन दो सूरतों में अपने सबऑर्डिनेट का ऑर्डर रिवाइज, घर में पहले आपने ऑर्डर पढ़ना है फिर आपने रिवाइज पढ़ना है। कौन सी दो सूरतें किसी को याद हो? अगर टैक्स पेयर ने सबऑर्डिनेट के फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस, या अगर टैक्स पेयर के पास सबऑर्डिनेट के फैसले के खिलाफ अपील करने का टाइम बाकी है, तो क्या करें जी? कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता, कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकता। समझ आ गया?
अच्छा जी, ये क्या मतलब, इफ ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी बाय कौमी, अगर कौमी कहे कि मैं रिवीजन नहीं कर रहा, छोटे तुम ही दोबारा काम करके लाओ, टीए कोई काम करके आए, टेस्ट का सोल्यूशन बना के लाए, वो सही ना बने, तो मैं से कहूं यार नहीं यार, मैं नहीं अब इसको सही करा, जाओ तुम ही सही करके आओ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। लाइन समझ आ गई, थीम समझ आ गई पहले लाइन की। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक, कौन सा ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर, कौन सा वाला, इफ एनी असेसमेंट ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू लोअर अथॉरिटी, जिसने किया था उसी के बाद दोबारा वापस चला गया, फॉर मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस और डिनोवो प्रोसीडिंग। डिनोवो प्रोसीडिंग का मतलब होता है दोबारा से सोल्यूशन बनाओ, ये तुमने क्या गंद मारा है, तुमने सेल से शुरू कर दिया, न्यूमेरिकल तो प्रॉफिट से शुरू करना था, लिनोवो प्रोसीडिंग दोबारा से शुरू करो, डिनोवो सॉरी लिनोवो। द ऑर्डर शेल बी पास बाय छोटा विद इन 80 डेज, 120, ये तो आखिरी रो तक पहुंचते पहुंचते 180 हो गए होंगे, हमने तो जैसे 120 भेजे हैं। द ऑर्डर शेल बी इशूड विद इन 120 डेज बाय सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का क्या मतलब है, लोअर अथॉरिटी। रशीद गल्ला कर ले, बोलें जी। अगर एक असेसमेंट ऑर्डर वापस फेंक दिया गया, ये पकड़ो अपना काम समीउल्लाह, वापस ले जाओ इधर से, मैं नहीं करूंगा इसको। इफ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक टू एनी लोअर अथॉरिटी, रिमांडेड बैक टू लोअर अथॉरिटी मींस कि आपने एडिशनल कमिश्नर को वापस कर दिया। ये कौन सा ऑर्डर है, रिवीजन का ऑर्डर। इस सेक्शन में तो रिवीजन का ऑर्डर है ना। हाँ, आपने हर जगह ठोका होना था असेसमेंट ऑर्डर, ये तो घर जाके जब पढ़ेंगे ऑर्डर तो फिर पता चलेगा कौन सा ऑर्डर कौन सा था। जो साथ साथ नहीं लिख रहे उनकी तो घर के अंदर धुएं निकलेंगे चिमनी से, चिमनी बनवा लें आज। द ऑर्डर शेल बी इशूड बाय लोअर अथॉरिटी विद इन 120 डेज, 120 डेज। अच्छा, ये आपसे एक बात करनी थी, आप लोग तकरीबन आए हुए हैं सारे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टैक्स पेयर ना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है। टैक्स पेयर क्या करता है, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है। इसको, इस बात को आपने याद रखना है। तो यार अपनी हंसी छूट जाती है। अच्छा, हाँ, मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी आज। मैं ये कह रहा था कि कई दफ़ा जो है ना टैक्स पेयर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है। वो कहते हैं कि मेरी इनकम माफ़ है। देखें, लॉ में कई दफ़ा वाज़े लिखा होता है इनकम माफ़ है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन पे बहस शुरू हो जाती है कि इसमें ये वाली चीज़ भी माफ़ है या नहीं। तो कई दफ़ा टैक्स पेयर्स को शक होता है कि मेरे पे ये प्रोविजन लगनी नहीं और मैं समझा बैठा हूँ एग्जाम्प्ट है और कल कल उन्होंने टैक्स लेने आ जाना है। तो जिस एग्जेम्पशन की वर्डिंग पढ़ के आपको समझ ना आ रहा हो कि ये एग्जेम्पशन आप पे लगेगी या नहीं, तो प्रैक्टिकली लोग ये करते हैं कि कमिश्नर के पास जाके कहते हैं, कमिश्नर मुझे यही समझ आ रहा है मेरी इनकम माफ़ है, आप मुझे एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट बना के दे दें। क्योंकि लॉ ने लिखा हुआ है कि जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उसकी पेंशन माफ़ है। तो मैं तो सिटीजन हूँ और मेरे सारी चीज़ें हैं, ज़रा आप भी एक दफ़ा लिख के दे दें ताकि कल कल आपको आप तंग ही ना किया करें मुझे। तो बाद में आप कहीं कॉमा लगा हुआ था, फुल स्टॉप लगा हुआ था, इससे तो मतलब बदल जाता था, फलां कंडीशंस नहीं तुमने पढ़ी नीचे, तुम्हारे पे तो ये लगता ही नहीं। तो इसलिए मैं तसल्ली कराने आया हूँ कि मेरी इनकम माफ़ है, आप ज़रा मुझे लिख के दे दें। अब कमिश्नर ने लिखने से इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता आपकी इनकम माफ़ है। आपको अभी भी अगर केस जेन्युइन लगे तो आप कमिश्नर के बाप के पास चले जाएं, चीफ के पास, फिर चीफ आपको लिख के दे देगा, कोई मसला नहीं। अब ये जिस ठहर जाए, अब ये रिवीजन किसकी तरफ से हो रही है, बाय चीफ कमिश्नर। ये रिवीजन किसकी तरफ से हो रही है, चीफ कमिश्नर। जहां तक बात हो रही है वहीं तक करते हैं। द चीफ कमिश्नर मैं सुओ मोटो, क्या मतलब, खुद ब खुद, और ऑन एन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर, या फिर टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट करने पे, कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस, अंग्रेजी वही है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट और
कुछ लोगों के लिए डिविडेंड का टैक्स रेट भी 7.5% है और लो रेट सर्टिफिकेट। ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ओनली होना चाहिए था, ही कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ओनली व्हेन ऑर्डर इज पास्ड बाय हिज छोटा। जब उस ऑर्डर किसने पास किया है? छोटे ने। मसला कौन सा चल रहा है? एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा यहां पे। चीफ कमिश्नर में मेक रिवीजन इन द ऑर्डर ऑफ हिज छोटा, और छोटे के ऑर्डर को बदल देगा। डन? नहीं वो तो अलग है, ये अलग है। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल का सिनेरियो ही और था। इधर देखें, पिछले सवाल का पिछला सेक्शन क्या था, ये सेक्शन क्या? पिछला सेक्शन ये था कि आपने रिटर्न जमा करवा दी है, आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, उसके बाद आपका ऑडिट हुआ है, शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, उसके बाद अमेंडमेंट हो गई है। अब टैक्स पेयर को एतराज है कि ये अमेंडमेंट एडिशनल कमिश्नर ने सही नहीं की। भाई क्या मसला है यार? ये एक दो लोग आइडेंटिफाई करो, इनको क्लास से निकालें, इस तरह तो नहीं चलेगा। बस ठीक है, अब नोट करें, मुझे बताइएगा। रिकॉर्डिंग छोड़ो, आज नोट करो जरा। अगर टैक्स पेयर को कमिश्नर, अगर एडिशनल कमिश्नर ने टैक्स पेयर के खिलाफ 121 122 लगा दिया है और कमिश्नर को इस पर रहम आ गया है, तो कमिश्नर रिवीजन कर दे। ये तो हमने पहले वाला सेक्शन पढ़ा है 122 से 122 भी बिल्कुल कुछ और है। इसको लग रहा है कि मेरी इनकम माफ है, दिमाग में सोच रहे कि मेरी इनकम माफ है। ये कौमी को जाके कहता है, कौमी मेरी इनकम माफ है। कौमी ने कहा चल नस नस, कोई नहीं, तेरी इनकम माफ। तो सेक्शन कहां से शुरू है? सेक्शन शुरू है द चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो और ऑन रिक्वेस्ट बाय टैक्स पेयर मे इशू हिम एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट और नहीं, मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस in which an exemption certificate or lower rate certificate is not issued to taxpayer. After calling for the record, the chief commissioner may make revision in the order of his छोटा। कमिश्नर के छोटे तो फिर ये सारे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ये जो आप मैंने बताया, ये सेक्शन 122 बी था। 122 बी याद कर लें। द चीफ कमिश्नर में सुओ मोटो और ऑन रिक्वेस्ट बाय टैक्स पेयर कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस in which exemption certificate is not issued to taxpayer. Chief Commissioner can only call for the records if the order is passed by their छोटा। और सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है the Chief Commissioner may make revision in the order of his छोटा। Done? अच्छा जी, आखिरी लाइन, आखिरी पॉइंट पढ़े आज। 122 डी छोड़ें, 123 पढ़ें। पहले न्यूमेरिकल कर लें, फिर वो न्यूमेरिकल के लिए टाइम कम बच जाए तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, वो मुनासिब नहीं है। निकालें जी लॉसेस का चैप्टर। यार कल वाले दोनों न्यूमेरिकल घर में हाथ से कर लिए थे, पार्ट ए बी वाले, और पार्ट बी कितने लोगों ने कल कॉलेज और घर मिला के अटेंड कर लिया किसी ना किसी तरह, और कितने लोगों ने आज पार्ट बी अटेंड करना है कल वाला? That was very very important. You people should not take it easy, otherwise I will take you difficult. 300 पेज नंबर 321। LONE traders is engaged in the business of buying and selling maize and wheat. क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है या खुद काश्त कर रहा है। एग्रीकल्चर इनकम तो वो होती है जिसमें खुद काश्त हो रही हो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंट्रीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। भाई 31 दिसंबर 15 होता है टैक्स ईयर 2016। Wheat sold to food companies in Punjab, so that is income from business. चलें जी, working one, income from business. Wheat sold, non speculation, Pakistan source income.
क्या क्या मतलब पता चला? वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज इन पाकिस्तान का मतलब पढ़ के ये कौन सी इनकम है? ऊपर उसने लिखा हुआ है ना, ये बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करना है पाकिस्तान में चीजों का बेचना। इज इट पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम? इज इट बिजनेस स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन? वीट सोल्ड नॉन स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस तो वो होगा जिसमें लेना देना चीजों का नेट कर दिया जाए और पैसे ना दिए जाएं। Wheat sold to food companies in Punjab amounted to 13 million. The sale was made after discount of 680 to new customers. तो सेल जो हुई है वो 680 न्यू कस्टमर्स को डिस्काउंट देके हुई है। तो डिस्काउंट इधर भी माइनस करने की जाते हैं इनकम टैक्स में, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि डिस्काउंट के बगैर कितनी फिगर होती? यार वो न्यूमेरिकल ना सेल से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ना सवाल के अंदर वो नहीं दिया हुआ, अल्लाह आपका भला करे, प्रॉफिट। तो सेल से शुरू करना पड़ेगा बिजनेस का न्यूमेरिकल। सेल से शुरू करने का ये तरीका है, अलाउड खर्चे माइनस कर दें, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, वो भी ठहर जाए, सेल्स लेस डिस्काउंट नेट सेल। तो फिर ये वाली सेल कौन सी थी? ग्रॉस सेल। अगर ग्रॉस सेल 200 रुपए है और डिस्काउंट 3 रुपए है तो नेट सेल 197, ऐसे ही होगा ना? Wheat sold to food companies is 13,000. The sale was made after running discount of 680. तो बता दें ये फिगर कौन सी है? 13,000। ये नेट है, ये क्या है? इस तक पहुंचते हुए कितना डिस्काउंट माइनस हो चुका है? 680। रिवर्स वर्किंग का तरीका क्या है? ग्रॉस सेल के साथ मैं बैलेंसिंग लिखूंगा पेपर में। ग्रॉस सेल कैसे निकलेगी? 13,000 प्लस 680, कैलकुलेटर के बगैर 13,680। चलें जी, नोट करें। शुरू से ही शुरू कर देते हैं या फेस के लिए अलग जगह छोड़ते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चलें आगे। LT paid, sorry, the gross profit margin was 25% on gross sale. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ ग्रॉस सेल। भाई ये बर्गर खा खा के मोटा हो गया है। थ्री फोर टू जीरो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका इतना है। तो माय डियर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी फिर? बैलेंस ही निकालने, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो वैसे उसने सेल भी अल्लाह का शुक्र है दे दिया सवाल में, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी दे दी है। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, निकाल ले, वैसे मुझे चाहिए नहीं, अगर किसी ने निकालनी है तो निकाल ले। कॉस्ट ऑफ सेल जी, बैलेंसिंग 9580, बैलेंसिंग लिख लें इसके। 5 दिन तो अगले हफ्ते के वर्किंग डेज होंगे, 2 दिन हमारे इस हफ्ते के वर्किंग डेज रहते हैं, 7 दिन है हमारे पास। अभी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी करनी है और रेजिडेंट इंडिविजुअल का एक पॉइंट भी रहता है और सेक्शन 21 के अंदर भी 2-3 चीज़ें रहती हैं। तो बस आते रहें, दुआ करते रहें, टाइम टाइम चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, आगे चलें। फिर फरवरी में कभी को बुलाना हुआ न्यूमेरिकल्स के लिए 1-2 दिन बुला लिया जाएगा। चलें जी, पॉइंट नंबर 2, एलटी पेड। बेटा अलाइनमेंट अपनी सही रखें, सर उधर पहुंचे हुए हैं, तुम उधर पहुंचे हुए, थोड़ी देर में जब सर ने दोबारा उधर पहुंच जाने, तुमने इधर उधर, पूरी क्लास में आगे कुछ समझ नहीं आना। लम्हों की खता थी,
एडजस्टमेंट 2 3 4 5 6 7 इस अजाफा आई। एलटी पेड 6 लाख टू आर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूरे सीए में याद रखिएगा, कोई एक कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का वैसे ही बता रहा हूँ कि समझने में आपको थोड़ा मसला हो रहा हो, हाथ खड़ा करके उसको दोबारा एक्सप्लेन करवा लें, इंस्टेड ऑफ कि उसके ऊपर फोकस करते रहें और अगली चीज़ें भी समझना है। अगली चीज़ें पता चलता है वो मार्क्स की होती हैं, वो भी छोड़े होते हैं। और पेपर में भी इसी तरह किया करें, कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो उसकी वजह से परेशान नहीं होना होता, आगे चलना होता है। ये मेरा ये पॉइंट नहीं हुआ, पापा के पास। और इसमें दीवाने लोग हैं आजकल आके सवाल पूछ रहे होते हैं, वो पीछे वाला खोलते हैं ना तो ये मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। ये क्या सवाल है, अजीब सवाल है। पढ़ेंगे तो हो जाएगा दोबारा, इसमें क्या है, आप पढ़ें इंशाल्लाह याद आ जाएगा। एलटी पेड 6 लाख टू रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फार्मूला विच इज लाइकली टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ व्हीट इट परचेजेस फ्रॉम ग्रोअर्स। तो जाहिर बात है रिसर्च माइनस करने की इजाजत है, हमने पढ़ा था। रिसर्च तो नॉर्मल खर्चा होता है बिजनेस का, तो रिसर्च, हाँ अगर रिसर्च के लिए कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग के फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, पूरी खर्चे में नहीं डालेंगे। तो ये तो नॉर्मल आपका खर्चा है, लेस रिसर्च कितना, तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर देंगे। ये फिगर्स को ना सफे के एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा करें ताकि खुली खुली हो। आगे इन अगस्त 2015 एलटी साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक। ये सवाल हमने किया हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस में, इसी की इंग्लिश उठा के वहां डाली थी। इन अगस्त 2015 एलटी साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक फॉर परचेज ऑफ 500 मेट्रिक टन्स ऑफ मेज। उसमें हमने मुबारक और एलटी दोनों की किताबों में एंट्रीज की थी, आज सिर्फ एलटी की किताबों में करेंगे। एलटी की बुक्स, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, इसको 3 कर लें। वर्किंग 1 के लिए जो आप कर रहे हैं 4 लाइनें और 5 लाइनें और छोड़ दें। वर्किंग 1 के लिए 5 लाइनें, 5 पुत्र और 10 नहीं 5 लाइनें। वर्किंग 1 के लिए 5 लाइनें और छोड़ दें, और वर्किंग 2 के लिए जो है वो 15 लाइनें छोड़ दें, और वर्किंग 3 शुरू कर दें। फिर वर्किंग 2 करवा दूंगा ना बिजनेस इसकी दूसरी, तो 10-12 छोड़ दें, या जो भी करना करें जल्दी करें बस। वर्किंग 2 के लिए 10-12, वर्किंग 3। इन अगस्त 2015 एलटी साइंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक फॉर परचेज ऑफ इतने टन ऑफ मेज एट 15,800 पर मेट्रिक टन। तो एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कितनी क्वांटिटी, 500 मेट्रिक टन, जरा 15,800, 7,900 डन। द डिलीवरी वॉज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर। डिलीवरी कब होनी थी हमारे साल, अक्टूबर में। एमी ने एग्री किया है कि मैं रीपरचेज कर लूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एमी रीपरचेज करेगा तो एलटी क्या करेगा, फिर सेल, और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर आपस में कैंसिल हो जाएगा, चीजों का लेना देना नहीं होगा, पैसे एक दूसरे को दे देंगे। इस लाइन का मतलब बताएं, एमी agreed to repurchase, it means LT will sell now, will के बाद सेल, LT will sell, सेल नहीं होगा मेरे तो ख्याल से, इस तरह की इंग्लिश हमने पढ़ी हुई है, चेंज होगी हुई है इंग्लिश। तो therefore ME also agreed to purchase का मतलब होगा LT will sell now, अब LT बेचेगा, इसलिए अब LT की किताबों में किसकी एंट्री करें, सेल की, एट अ प्राइस प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट। अब उस दिन देखेंगे प्राइस क्या बनती है, ज्यादा हो गई कम होगी, उसकी बेस से पता चल जाएगा कौन सिकंदर हो कौन बंदर। इन अक्टूबर 15 प्राइस ऑफ मेज इंक्रीज टू 18240। आप बताएं अगली डील किस पे होनी है, 18240, जी बोले, 9120।
अगली सेल इस पे होनी है। एंड एलटी सोल्ड द लॉट टू एमई विदाउट टेकिंग डिलीवरी। इधर देखें, एंड एलटी सोल्ड इट टू एमई विदाउट टेकिंग डिलीवरी, विदाउट बाइंग। इट मींस कि ये आपस में कैंसिल होगी एंड दैट इज अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब इसको पोस्ट कर दें। इतना सा पॉइंट 3 में स्पेकुलेशन बिजनेस है, 4 में लिखा हुआ है, 5, 6 में कि एलटी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 फॉर अबव कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका खर्चा है। खर्चा तो चले बाद में रिकॉर्ड करेंगे, पहले इसकी सेल और परचेज रिकॉर्ड कर लें। दोबारा पढ़ लें एक दफा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देख रहे थे, मैंने कहा दोबारा पढ़ देते हैं। एलटी ने मुआहिदा किया एमई से फॉर परचेज। तो किसकी एंट्री होगी? परचेज की। डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर। एमई एग्री टू रीपरचेज। अगर एमई परचेज करेगा तो फिर एलटी सेल करेगा। तो एलटी किताबों में सेल की एंट्री करते हैं। सेल इस पे बुक होगी एंड एलटी सोल्ड विदाउट बाइंग। तो दैट्स व्हाई स्पेकुलेशन बिजनेस। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेक्यूलेशन, पाकिस्तान सोर्स इनकम। बोलें जी। सेल कितनी है? 9120। वर्किंग नंबर 3 से। और कॉस्ट ऑफ सेल तो इधर है नहीं और हुआ भी नहीं करेगी, बस परचेज ही हुआ करेगी। परचेज 7900 जी। जीपी 1220 नोट करेंगे। इसका मतलब है हमें बिजनेस में गेन आ गया है, बिजनेस हमारा स्पेक्यूलेशन में गेन आ गया है, तो एमई को क्या आया होगा? लॉस। क्योंकि स्पेकुलेशन में एक बंदे को हमेशा गेन आएगा, दूसरे को हमेशा। यही स्पेकुलेशन बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो 1220 है, ऊपर वाली चीजें खरीदी बेची जाएंगी या एलटी को मिल जाएगा 1220 एमई से? डन। इसी तरह का सवाल आपने करके आना है होमवर्क में आज। 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15। अच्छा मरियम, एलटी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 फॉर अबव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो खर्चों को क्या कर देना चाहिए? सेल से चल रहे हैं, माइनस लेस एक्सपेंस। बोले 25। मैं पूछा किसी को टोटल खर्चे सारे थे माइनस कर लें दो। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25 लाख। अच्छा, ये वाला खर्चा इसके साथ लिंक्ड था क्योंकि ये ग्रोअर से वीट परचेज कर रहे हैं और फूड कंपनीज को बेच रहे हैं। तो इसको हमने डाल दिया था बिजनेस स्पेक्यूलेशन में और इसको डाल दिया बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन में और इसको डाल दिया था बिजनेस, क्योंकि इधर भी लिखा हुआ था द खर्चा इज इनकर्ड फॉर अबव कॉन्ट्रैक्ट। इस अबव की वजह से हमने इसको इधर डाल दिया था। लेकिन नीचे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये किस हेड के लिए है। अब क्या करें? नहीं, इसको दोनों में पोर्शन किया करेंगे। भाई आप समझ रहे हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस इतना आसान होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो बिजनेस स्पेकुलेशन को इतना हल्का ना लें, इसके लिए भी बंदे हायर करने पड़ते हैं, इसके लिए भी टीम्स होती हैं। तो अब ये जो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम अपोर्शन करेंगे। इसलिए हमने एक दिन पढ़ा था फॉरेन लॉसेस के चैप्टर में, और वैसे जनरल रूल भी यही है, फॉरेन लॉसेस तो इधर है नहीं, जनरल रूल भी यही है कि खर्चे पोर्शन करने के लिए स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग समझा जाएगा और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को अलग समझा जाएगा। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस 25 लाख के हैं, तो ये खर्चे हम माइनस कर देते हैं, लेकिन इनमें एक पेनल्टी पड़ी हुई है गवर्नमेंट को, तो कोई नहीं, जो पेनल्टी गवर्नमेंट को पे की है वो तो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं।
तो अब तरीका ये होता है कि सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। जब हम टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे, अलाउड। तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। चलें वर्किंग करें माय डियर। वर्किंग नंबर 4, टोटल खर्चे कितने हैं 2500, इसमें से नॉट अलाउड 45, तो अलाउड 2455। चलें जी नोट कर लें ये वर्किंग। सेल से चलते हुए क्या किया करें, टोटल माइनस अलाउड। टोटल माइनस अलाउड का क्या मतलब है, टोटल माइनस नॉट अलाउड। टोटल माइनस नॉट अलाउड, तो विल गिव यू अलाउड। हो गया मेरे डियर। अब खर्चा कितना निकला 2455। इसको कहते हैं कॉमन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कॉमन, जिसको दोनों में क्या करें, ये पोर्शनमेंट हमने सीखी थी चौथे पांचवें लेक्चर में, जिस वक्त चैप्टर 4 का सवाल हम कर रहे थे। तो वही वाली कैलकुलेशन आज दोबारा करेंगे, लेकिन चैप्टर 4 आज जाके रिवाइज कीजिएगा। चैप्टर 4 में जाके लिखा होगा ये जो खर्चे पोर्शन कर ग्रॉस सेल की बेस पे करने होते हैं, नेट सेल की बेस पे नहीं करने होते। तो खर्चे पोर्शन कौन सी सेल की बेस पे होंगे, ग्रॉस सेल की बेस पे। खर्चा बोलें 2455। बिल्कुल उसी तरह जैसे पोर्शनमेंट आप सेल्स टैक्स में करते थे, नीचे दोनों को रखते थे, ऊपर एक सेल को रखते थे। तो दो सेल लिखवाएं नीचे, 13680 प्लस 9120। वो जो वर्किंग 2 टाइप खुलती थी ना पोर्शनमेंट की सेल्स टैक्स में, उस टाइप की वर्किंग है। ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सेल है या दोनों टैक्सेबल हैं, दोनों टैक्सेबल को नीचे रखें, मल्टीप्लाई किससे कर दें 13680। तो ये माय डियर कभी भी खर्चे पोर्शन करने पड़ गए तो ये तरीका होता है, इसकी सेल उठाओ, इसकी सेल उठाओ। इस मतलब ये कि जिसकी सेल ज्यादा है उसके खर्चे ज्यादा, जिसकी सेल कम उसके खर्चे कम। क्या ये 4455 दोनों जगह माइनस कर देना चाहिए, नहीं, तोड़ तोड़ के माइनस कर। तोड़ने का तरीका आसान है ना जी, बताएं 147। अब एक शॉर्टकट भी है, वो आपको पता है 2455 माइनस 14, लेकिन मैं नहीं करूंगा वो। टोटल खर्चा 2455, मैंने पूरा 2500 क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करते हैं। अलाउड का क्या मतलब है, टोटल माइनस इज इक्वल टू अलाउड। 2455 इनटू और डिवाइडेड बाय 13 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 9120 जी 982। वाह 1347। डन जी। चलें, पुराने साल के लॉसेस आपको दिए हुए हैं, बिजनेस के लॉसेस, बिजनेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको आते हैं। पुराने साल के लॉसेस दिए हुए हैं, सवाल का फेस बना दें 45 सेकंड में। पुराने साल के लॉसेस आपको दिए हुए हैं, देख लें किस किस में से ये दोनों, इन दोनों में प्रॉफिट्स आए हैं ना इस साल, अल्लाह का शुक्र है। तो इनमें से पुराने सालों के क्या माइनस कर लें, लॉसेस। फेस बना दें सवाल का, 1-2 मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम ना लगाइएगा। हाँ जी माय डियर, यहां से माइनस करके ना लेके जाए माय डियर, फेस पे माइनस करें।
हो गया माय डियर? चलें, कितने लोगों ने फेस बिल्कुल सही बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा भाई, पुराने साल के क्या पढ़े हुए हैं? लॉसेस। ये तो इधर देखिए ना, अब ये तो पाकिस्तान सोर्स ही है ना, मैं वो नहीं लिख रहा, हर जगह पाकिस्तान सोर्स ही है, जब फॉरेन होगा तो बताएगा। ये कौन सा लॉस है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सा वाला? और ये कौन सा लॉस है? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। और ये कौन सा लॉस है? आप बताएं, इस लॉस का कोई भाई पड़ा हुआ है उधर फेस पे? वर्किंग वन में पड़ा हुआ है इसका भाई? तो ये अगले 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होना था ना, तो ये तो प्रीवियस ईयर का है फौरन डन। तो ये पिछले साल का लॉस है, इसका भाई पड़ा हुआ है, और ये भी पिछले साल का लॉस है, इसका भाई भी पड़ा हुआ है। इसको फिर नीचे नीचे ही कैरी फॉरवर्ड करा देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? 2015 का है ये। 2000, मैं इनके साथ साल भी लिखूंगा। वैसे उसने साल नहीं पूछे कब तक कैरी फॉरवर्ड करने हैं, उसने सिर्फ टैक्सेबल इनकम पूछी है और लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड पूछा है। उसने टैक्स भी निकालने को नहीं कहा, आज उसने टैक्स भी निकालने को नहीं कहा जी। न्यूमेरिकल का फेस, लूनी ट्रेडर इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2016। बोलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आ रही है करंट ईयर में वर्किंग वन में? 1347। ये करंट ईयर में कौन सी आ रही है? नॉन स्पेक्यूलेशन, वर्किंग नंबर 1। इसका भाई क्या पाकिस्तान लॉसेस में हमने पढ़ा था कि ये जो पिछले साल वाला लॉस है ये 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? कितना माइनस कर लें? लेकिन लॉसेस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकते अगले साल, बस जिस हेड के उसी में से माइनस होंगे। वो जो आपस में माइनस होते हैं एक दूसरे हेड से, वो पहले साल होते हैं बस। और ये इस साल हमारे सवाल में कोई लॉस आया ही नहीं। इस साल हमारे सवाल में कोई लॉस आया ही नहीं, जितने लॉसेस हैं वो पुराने हैं। इनकम फ्रॉम 213 तो इधर पड़ा हुआ है ना, पुराना लॉस। ओए, पड़ोच करके कितने बार आ गए? 87। 797 के साथ पेपर में टोटल इनकम भी लिख दीजिएगा, और ज़कात सवाल में नहीं है, टैक्सेबल इनकम भी लिख दीजिएगा। अब ये 87 को क्या करें? इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस टिल 2015 का है ये लॉस। जाके देखें, ये लॉस 15 का है। 15 वाला लॉस 16, 17, 18, 19, 20, 21 टिल 2021। और कैपिटल गेन भी तो कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो टिल 2021 नहीं लिख के आना, क्योंकि उसने कहा नहीं कि किस साल तक कैरी फॉरवर्ड करें। Catch it, catch it, catch it, catch it, we missed it. आज के होमवर्क में होगा क्वेश्चन नंबर 15। फिजिकल वाले लेट आने पे हाइब्रिड में बैठते हैं? अच्छा, ये तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, बोले भाई इफ एन असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, यहां तक हो गया पूरा? कर लो उधर दोबारा, चलो ले आओ इधर। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि ये कैसे पता चला था कि 0.2 वाला खर्चा ऊपर वाले के लिए है? क्योंकि ये फिजिकली जो सीड वगैरह ग्रो हो रहे हैं उनको इंप्रूव करना है, ये तो फिर हवाई बिजनेस नहीं है।
और पॉइंट 3 वाला खर्चा कैसे पता चला था स्पेकुलेशन क्या है? अबव। और इधर सलफ्स क्या लिखा हुआ है? एडमिन सेलिंग। क्वेश्चन 15 होमवर्क वाला पढ़ लें। Jameel and Company is a sole trader of tea in Pakistan. In addition, the trading business is also engaged in the forward purchasing and selling of tea to reap the benefits of price fluctuation in local and international market. इसको speculation business कहते हैं, ये जो forward trading है। Following information has been extracted. ये कौन सा बिजनेस है? ट्रेडिंग। और ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है दोनों का रेवेन्यू उसने दे दिया आपको। 400 और 200 कहां लेके जाएंगे? 400 इस 13,680 की जगह लिखेंगे और 200 यहां लिख देंगे। सही है। ग्रॉस प्रॉफिट है दोनों के 20 और 10। 20 कहां लिखेंगे? यहां पे लिख दीजिएगा 20 यहां पे लिख दीजिएगा और 10 यहां पे। समझ आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी में बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा। इसकी 380 है, इसकी 190 है, वो निकालनी में निकाल लीजिएगा। इसकी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती, इसकी परचेज ही होती है। टोटल एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर 7.2, जिसमें पेनल्टी पड़ी हुई है गवर्नमेंट को, तो ये माइनस करके इसको यहां पे रखेंगे और यहां पे रखेंगे और दोनों में अपोर्शन कर देंगे। बस सवाल खत्म। ये पुराने साल के लॉसेस हैं, ये देख लेंगे। हम 2028 में खड़े हैं, तो ये लॉस किस साल का है? 2002 का, 22 का। तो ये फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 2027 का ही होगा। फिर अगर सवाल साइलेंट है ना तो ये एग्जैक्ट पिछले साल का होगा, इसके में तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये वाला 20x2 का है। कितनी देर में सवाल कर लेंगे? 5 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा, 5 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके माय डियर, कल मुझे याद कराइएगा, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। डन? ठीक है, राइट ट्रैक पे चीजें चल रही हैं। लॉसेस के चैप्टर के भी न्यूमेरिकल खत्म हो गए, सिर्फ एक ये न्यूमेरिकल रह गया है। ये तो पास पेपर क्वेश्चन 9 की फोटोकॉपी है, तो ये मैं आपको किसी दिन होमवर्क में दे दूंगा, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी तो न्यूमेरिकल कल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह लॉसेस के। फिर चैप्टर 18 की तरफ हम मूव बैक करेंगे। और एक क्वेश्चन हमने वो भी करना है जो टर्म टेस्ट का है, सेल्स टैक्स वाला, वो अगले हफ्ते टाइम निकाल के क्लास में करेंगे किसी दिन। अच्छा जी, अब आप निकाल लें वापस चैप्टर 12, 15। अच्छा माय डियर, एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसको आज समझ लें। कौन से? क्या कौन से आते हैं? नहीं, वो सवाल शुरू करते हुए पता चल जाता है बिजनेस है सैलरी क्या, बस। हाँ वो कर लेंगे, बिजनेस और सैलरी क्या है बस, और क्या है। अच्छा, सेक्शन 122 बी डी, ये हमारे किस पेज पे है? 351। वहां से खोलने की जरूरत नहीं। भाई वो एक कमांड आती है जिसमें वो पीसी ऑनली और वो 3 ऑप्शंस आती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। हाँ, विंडोज पी, पी या डी? विंडोज, हाँ गुड, Alt F4। तो तुम्हें क्लास ही बंद करवाओ। डुप्लीकेट करना है ना, डुप्लीकेट।
अच्छा जी, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस ये होती है कि हम कमिश्नर से बात करते हैं कि कमिश्नर यार बात जो है ना वो कोर्ट तक ना लेके जाओ, बहुत ही ज़्यादा पंगा हो जाएगा, तो आप ऐसा कर लो, आप जो है ना काम का वैसे ही मुकमुका करा दो। तो एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस का मतलब ये है कि कमिश्नर से हम कहते हैं कि यार इधर क्यों देख रहे हैं आप लोग, कमिश्नर से हम नजरों की बात भी नहीं करते आप लोग, कमिश्नर से हम ये कहते हैं कि भाई मुकमुका कर लो, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो केस हमारे से संभाला नहीं जा रहा, तो छोड़ो परे। तो एक कमेटी फिर बनती है, एक कमेटी बैठती है और कमेटी बैठ के फैसला करती है। ये तरीका है कोर्ट में जाने से अवॉइड करना और टैक्स वालों से ही अपना मसला क्या करवा लेना, हल करवा लेना। तो अगर आप चाहते हैं कि टैक्स वालों से ही अपना मसला हल करवा लें और आप कोर्ट के अंदर ना जाएं, तो फिर ये तरीका आपके पास क्या है, अवेलेबल है, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। तो किताब खोलें, किताब खोल के आप निकालें सेक्शन 122 डी का पॉइंट 5 और सेक्शन 122 डी के पॉइंट 5 में मुझे पढ़ के बता दें इस कमेटी के अंदर कौन कौन बैठा होगा। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। आपको पता चला वो एडमिन अथॉरिटीज वाले ही आ गए हैं या एपलेट अथॉरिटीज वाले आए हैं? एडमिन अथॉरिटीज वाले ही आ गए हैं, कोई एपलेट अथॉरिटीज वाले नहीं आए। इसका मतलब है कोर्ट में जाके हम मसला, कोर्ट में जाके हम मसला हल करवा रहे हैं या बारों बार मसला हल करवा रहे हैं? बारों बार मसला हल करवा रहे हैं। तोत में जा रहे हैं या बारों बार जा रहे हैं? तोत में जा रहे हैं या बारों बार जा रहे हैं? बारों बार जा रहे हैं। गॉट इट गाइज? ओके गाइज, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप पढ़ें रोजाना का रोजाना, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप आज के बाद जो जितने टेस्ट हमारे होने हैं वो दें। भाई ये क्या हुआ इसको, ये तो वो मुझे स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अबे तुझे क्या है, तू रास्ता देख रहा है फाइलों का? शर्म नहीं आती तुम्हें जहां मर्जी से जाके खोलूं? अजीब बंदा है, रास्ता देख रहा है मेरा, मुझे रास्ता ही भूल गया। कोई बात नहीं भाई, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो आप लोगों को तो फर्क नहीं पड़ा, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अजीब लोग हैं। अच्छा जी, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बाद आपके घर क्या आना है? अमेंडेड असेसमेंट। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस विल फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट। कमिश्नर मुकमुका कर ले, कर लो। कहते हैं ना तेरी ना मेरी, तू मांग रहे 9 करोड़, मेरा ख्याल है 2 करोड़, 4-5 करोड़ पे कर लेते हैं मुकमुका, जान मेरी छोड़। टीपी आफ्टर रिसीविंग अ शो कॉज नोटिस मिलने के बाद, अभी असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ भाई, हम बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विल फाइल ऑफर ऑफ टू ओवरसाइट कमेटी है। हुणे कमेटी कौन है? कमेटी के अंदर चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर वगैरह बैठेंगे और ये केस को सुनेंगे। डन। कमेटी नॉट डिसाइडेड, कमेटी ने कहा हमारे से हल नहीं हो रहा ये मुकमुका, केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर। डंडा पड़ो। कमेटी ने अगर केस नहीं डिसाइड किया तो क्या करें? केस शैल बी रेफर्ड बैक टू, और अगर कमेटी डिसाइड कर दे और टैक्स पेयर ना माने, कमेटी ने डिसाइड किया, टैक्स पेयर ने कहा बस ठीक है, फिर असल केस तो किसके पास चल रहा है भाई? कमिश्नर के पास ही वापस। और अगर कमेटी डिसाइड कर दे, टैक्स पेयर क्या हो जाए? मुतमईन, तो शुक्रिया, टैक्स पेयर विल पे द। अब तो मुकमुका हो गया, टैक्स पे सेटिस्फाई हो गया
क्योंकि कमेटी ने डिसाइड कर दिया यार 9 करोड़ भी रहने दो, 2 करोड़ भी रहने दो, 3 करोड़ पे बात सेटल कर लो, बात खत्म करो यार। टैक्स पेयर विल पे द, ये कोर्ट जाए बगैर हम मसला हल करा रहे हैं, बोले कोर्ट जाए बगैर मसला हल करो। टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, कॉमी विल अमेंड द, कॉमी अब कौन सी अमेंड करेगा असेसमेंट, जो उसने सोची हुई थी या जो कमेटी ने बताई? अमेंड तो होनी है असेसमेंट, क्योंकि शो कॉज नोटिस आ गया हुआ है। टीपी विल वेव द राइट ऑफ, टीपी वादा करेगा अब मैं अपील नहीं करूंगा कोर्ट में जाके, क्योंकि मेरा मसला हल, और नो फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड, अब कुछ नहीं करना, बस केस खत्म हो गया। क्या डी में असेसमेंट कोई नहीं, बस केस खत्म हो गया, नो फर्दर। डी में, बी में वही अमेंडेड असेसमेंट जो सेक्शन 122 वाली है। शुक्रिया शुक्रिया। सेक्शन 122 डी दो चीजों पे नहीं लगता। अगर आपने इनकम चोरी की हुई है, इनकम चोरी का केस है कोई, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है इफेक्टिंग आइडेंटिकल अदर केसेस, ये बात आपको कल बताऊंगा, लेकिन सबर। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस, टीपी आफ्टर रिसीविंग अ शो कॉज नोटिस विल फाइल ऑफर ऑफ, कहेगा मुकमुका कर लो, टू ओवरसाइट कमेटी, इनमें ये लोग बैठे होंगे, ये केस प्रोसीड करेंगे। अगर कमेटी का फैसला ना आया तो फिर केस कौन देखेगा? कमिश्नर ही। और अगर कमेटी का फैसला आया लेकिन टैक्स पेयर ना माना, अच्छा ऐसी कोई लाइन नहीं है कि कमिश्नर ना माना, तो केस शैल बी रेफर्ड बैक टू, और अगर कमेटी का फैसला आया और टैक्स पेयर मान गया तो टैक्स पे कर दे, कमिश्नर असेसमेंट को क्या कर दे, टैक्स पेयर विल वेव द राइट ऑफ एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड, कोई और प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। भाई अभी भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये कौन सा सेक्शन है माय डियर? सेक्शन 122 थी, पेज नंबर बताएं। 351। खामोश भाई, 0.5 टिक करें, 0.5 टिक करें भाई, 1-2 मिनट देते हैं प्लीज, 0.5 टिक करें। कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी शैल कंप्राइज फॉलोइंग, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और, टिक करें, समझ आ गया? अच्छा, वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस, किसी को याद है कौन सा वाला सिनेरियो है? कमेटी ने केस डिसाइड या टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द, याद है वो क्या क्या होगा नीचे, क्या होगा? द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू फॉर डिसीजन। कमेटी का फैसला ना आए या आए और टैक्स पेयर ना माने तो बस फिर रेफर्ड बैक चले जाए, फिर रिवर्स गियर मारें टू कमिश्नर फॉर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ ऑन शो कॉज नोटिस, जो शो कॉज नोटिस का आपने रिप्लाई किया होगा ना, उस बेस पे फिर कर दें। और आखिरी लाइन पढ़ लें, वेयर टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी। अगर आपको कमेटी के फैसले पे वो जो डब्बा सा आया था बाउंस करता हुआ, तो फिर 4 बातें। नंबर 1, टैक्स पेयर शैल डिपॉजिट द पेनल्टी डिफॉल्ट चार्ज, बस दे दे और खत्म करें, बात अब खत्म करें, इस सारी लाइनों में बात खत्म हो रही होगी। कमिश्नर शैल अमेंड द असेसमेंट अकॉर्डिंग टू कमेटी डिसीजन आफ्टर टैक्स पेमेंट एज पर डिसीजन ऑफ कमेटी। लेकिन कमिश्नर अमेंड कब करेगा असेसमेंट? जब टैक्स पेयर क्या जमा करा दे? टैक्स 3 करोड़ रुपया। टैक्स पेयर शैल वेव द राइट ऑफ अपील, टैक्स पेयर कहेगा यार सॉरी अब मैं अपील नहीं करूंगा, आप लोगों ने मेरा मसला वैसे ही हल करा दिया, शुक्रिया। लेकिन मैं सारी बातें से, चारों बातों से ये लग रहा है कि चीज क्लोज हो रही है, बस फिनिशिंग टच दे रहे हैं। एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकन, अब और कुछ की जरूरत नहीं है। ऑन इश्यूज डिसाइडेड बाय कमेटी, जो कमेटी ने डिसाइड कर दिया उस पर और कुछ ना करें। इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड, बार बार वो कह रहे हैं टैक्स दे देना जो कमेटी ने कहा है, इसको आखिरी दफा पढ़ें और जाएं। अगर टैक्स पेयर कमेटी के फैसले से मुतमईन हो जाए तो 4 काम करें। पहले मेरे से ज़बानी सुन लें, आप टैक्स पे करें, हम अमेंडमेंट कर देते हैं, आप आगे अपील में ना जाइएगा, जिस तरह कमेटी ने कह दिया उसी तरह करें, नो फर्दर प्रोसीडिंग इज रिक्वायर्ड। जी मैं आके सुनता हूं आपका सवाल।
होमवर्क वाला सवाल कितने सेकंड में करेंगे? 300 सेकंड में। जी